Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd May 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about India's hunger paradox, the food insecurity despite self-sufficiency. And this topic is important from our syllabus GS paper to governance point of view. तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। तो इंडिया आज के टाइम में अगर आप बात करें फूड प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया इज़ ए सेल्फ सफिशिएंट कंट्री, लेकिन ऐसे हालात स्टार्टिंग से नहीं थे। राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड मैसिव फूड स्कैरसिटी, और उस टाइम में इंडिया हेवली डिपेंडेड अपॉन द यूएस, और यूएस की एक पॉलिसी थी जिसका नाम था PL 480 प्रोग्राम, पब्लिक लॉ 480 प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत इंडिया को फूड एड दिया करता था यूएस सिंस 1954। तो आप समझिए कि यूएस का स्टेटेड जो गोल था ऑफ PL 480 प्रोग्राम, दैट वाज ह्यूमैनिटेरियन एड। लेकिन जैसा कि कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर इज़ नथिंग लाइक फ्री लंच, तो ह्यूमैनिटेरियन एड कम था इसका पर्पस। इंडिया और बाकी इंडिया जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का आर्म ट्विस्ट करना और इम्प्लिसिटली उनको यूएस ब्लॉक के साथ मिलाना ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम, ये मेन गोल हुआ करता था PL 480 प्रोग्राम का। नेचुरली इंडिया वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ दिस PL 480 प्रोग्राम एंड टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द यूएस अंडर दिस प्रोग्राम। उसके अलावा जो फूड ग्रेन आता भी था, जैसे राइस वगैरह आते थे, वो काफ़ी सब स्टैंडर्ड फूड ग्रेन हुआ करते थे। फिर भी इंडिया के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन था नहीं, फूड स्कैरसिटी का प्रॉब्लम था, जिस कारण से PL 480 प्रोग्राम के अंतर्गत यूएस से हम फूड एड लेते थे। बाद में 1965 में यूएस ने जब वियतनाम के ऊपर अटैक किया, तो उस टाइम में हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज़ किया यूएस इन्वेजन ऑफ वियतनाम, और उसके बाद यूएस ने ये PL 480 प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और उसी वक्त भारत और पाकिस्तान की जो 1965 की वॉर है वो भी स्टार्ट हो गई, जिस कारण से इंडिया के अंदर जो फूड स्कैरसिटी का प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा अक्यूट हो गया, सीवियर हो गया। और उस टाइम में हमारे देश की हालत ऐसी थी कि सीवियर फूड स्कैरसिटी के कारण हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे उस टाइम के लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने किसानों का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, जवानों का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए फिर स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा था कि हमें बस 2 टाइम खाना खाना चाहिए, 1 टाइम का खाना स्किप करना चाहिए, ताकि हम फूड बचा सकें और देश के अंदर फूड स्कैरसिटी को टैकल कर सके। तो ये सारी चीज़ें आपको बता रही होंगी कि 1965 में फूड स्कैरसिटी का कितना ज़्यादा प्रॉब्लम था हमारे देश के अंदर। बट फिर धीरे धीरे इंडिया रियलाइज्ड कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, एंड देन वी स्टार्टेड अ प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड विथ अ प्रोग्राम जिसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। This intensive agriculture development program became very successful, and because of that there was massive bumper production of food grains that is known by the name Green Revolution. तो आप मान सकते हैं कि आज़ादी से लेकर के ग्रीन रिवॉल्यूशन तक 1947 से लेकर के लगभग 1970 तक इंडिया वाज सिप टू माउथ इकोनॉमी। PL 480 में खाना आ रहा है और हम उसको खा रहे हैं, एंड वी वर सर्वाइविंग, एंड बट नाउ वी आर अ फूड सरप्लस कंट्री। हर फील्ड में, लगभग हर तरह के क्रॉप में वी आर आइदर लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ओनली लैगिंग बिहाइंड चाइना। बात की जाए अगर जैसे पल्सेस की, तो इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एज वेल एज इम्पोर्टर ऑल्सो। ये थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है कि हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, साथ ही साथ इम्पोर्टर भी हैं पल्सेस की। इसका मतलब इतनी सारी डिमांड है हमारे देश में पल्सेस की। वैसे ही मिल्क में इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वैसे ही इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द फील्ड ऑफ राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो एक वक्त हम शिप टू माउथ इकोनॉमी हुआ करते थे, आज वी आर लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। फिर भी अगर आप देखो तो इंडिया इज़ फेसिंग अ हंगर पैराडॉक्स। हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, दुनिया में लगभग हर एक फूड रिलेटेड आइटम्स में हम लार्जेस्ट या सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। फिर भी एक पैराडॉक्स आप देखिए, हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी ख़राब है, हंगर का प्रॉब्लम हमारे देश में कितना ज़्यादा है। इंडियाज़ रैंक इज 107th आउट ऑफ 121 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। India has a very high level of hunger problem, and that puts India in serious category as far as the problem of hunger is concerned.
बात की जाए इंडिया के अंदर हंगर के कारण होने वाले माल न्यूट्रिशन की, तो आपको पता चलेगा एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 देयर आर 35.5% ऑफ द चिल्ड्रन दैट आर अंडर द एज ऑफ 5 हैव द प्रॉब्लम ऑफ स्टंटिंग. स्टंटिंग मीन्स हु हैव हाइट लेस देन नॉर्मल. 19.3 are wasted. Wasted means who are thinner as compared to a normal standard. And then 32.1% are underweight. उसके अलावा बात की जाए वीमेन की, तो 15 to 49 ईयर्स के एज में देयर आर अबाउट 18.7% वीमेन हु हैव BMI बिलो नॉर्मल. तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि हमारे देश के अंदर माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम कितना ज़्यादा है. और ये एक पैराडॉक्स लगता है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्चुअल लगता है, क्योंकि एक तरफ हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, दुनिया के हर फूड ग्रेन में लगभग लार्जेस्ट या सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, और दूसरे तरफ हमारे देश के अंदर हंगर का और माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है. क्या कारण हो सकता है इस हंगर पैराडॉक्स के पीछे? तो कारण है पर कैपिटा प्रोडक्शन. देखिए, हमारी जनसंख्या अब दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या होने वाली है. अगर हम किसी भी फूड ग्रेन को लार्जेस्ट या सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं भी, दैट डज नॉट गारंटी कि वी आर गोइंग टू गेट गुड अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन फॉर एवरीवन टू कंज्यूम, क्योंकि आवर पॉपुलेशन इज हाई. सो द मोमेंट you compare overall production, then you feel कि India is largest, but when it comes down to per capita production, then you will find कि चाहे प्रोटीन कंजम्पशन हो या किलो कैलोरी वाइज कंजम्पशन हो या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में कंजम्पशन हो, इंडिया काफ़ी ज़्यादा लैग करता है एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड. देन देर आर द प्रॉब्लम्स ऑफ हिडन हंगर. हिडन हंगर मीन्स हम लोग जब नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे राइस या वीट ज़्यादा खाएंगे तो उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट है, जबकि प्रोटीन कम है उनके अंदर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कम है उनके अंदर. तो इस कारण से ऊपर से तो पेट भर जाता है हमारा, बट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं होती है. सच सिचुएशन इज नोन एज हिडन हंगर विच अल्टीमेटली कैन लीड टू माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम. देन एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स. हमारे देश में हम दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट या फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं तो कई सारे फूड ग्रेन के, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया इज़ वेरी मच एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एज फार एज एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आर कंसर्न, एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू समटाइम्स लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया. करप्शन का भी प्रॉब्लम है. डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो PDS शॉप के लिए फूड ग्रेन गया या मिड डे मील स्कीम के लिए जो फूड ग्रेन पहुंचाया गया, वहाँ से लोग चोरी करके उसको मार्केट में बेच देते हैं. तो डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन का भी प्रॉब्लम है. वेस्टेज का भी प्रॉब्लम है. तो FAO के हिसाब से 40% ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज़ वेस्टेड एवरी ईयर, और वेस्टेज के पीछे बड़ा कारण है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जिस कारण से फूड क्रॉप्स ज़्यादा बर्बाद होते हैं. उसके अलावा अनसाइंटिफिक स्टोरेज. हमारे यहाँ पे रूरल एरियाज़ में स्टोरेज फैसिलिटी उतनी अच्छी है नहीं, साइंटिफिक है नहीं, कोल्ड स्टोरेज इतने अच्छे हैं नहीं, जिस कारण से फूड वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है. उसके अलावा अगर बात की जाए MSP पे, जब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फूड ग्रेन को प्रोक्योर करता है, तो FCI के ऊपर एक लिमिटेशन है कि वीट और राइस में उसको ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट करना है. यानी कि वीट और राइस में वो मना नहीं कर सकते कि इससे ज़्यादा हम राइस या वीट प्रोक्योर नहीं करेंगे. ओपन एंडेड मतलब फार्मर जितना राइस लाएगा, जितना वीट लाएगा, वो पूरा का पूरा प्रोक्योर करना है FCI को अंडर MSP. तो इस कारण से FCI काफ़ी ज़्यादा प्रोक्योर कर लेता है फूड ग्रेन एज़ कम्पेयर टू देयर कैपेसिटी. तो अगर बात की जाए FCI की, तो उसकी कैपेसिटी है लगभग 75 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन को स्टोर करने की, लेकिन वो प्रोक्योर कर लेता है लगभग 100 मिलियन टन्स एट ए टाइम. राइस या वीट की हम बात कर रहे हैं, तो अब उसको साइंटिफिक तरीके से स्टोर तो कर नहीं पाते हैं, तो फिर ऐसे गोडाउन के बाहर ऐसे स्टोर करके रखते हैं, और जिस कारण से अनाज सड़ जाता है, वेस्टेज होता है, रोडेंट्स खाते हैं. सो दैट इज़ अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन. ऑन वन साइड पीपल आर डाइंग ड्यू टू स्टारवेशन, ऑन द अदर साइड फूड ग्रेन्स आर गेटिंग वेस्टेड इन FCI गोडाउन्स ड्यू टू अनसाइंटिफिक स्टोरेज. और क्यों हो रहा अनसाइंटिफिक स्टोरेज? क्योंकि FCI ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट करता है भारत सरकार के निर्देश पे एज फार एज राइस या वीट का प्रोक्योरमेंट इज कंसर्न्ड अंडर MSP. तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए? क्या क्या स्टेप्स अभी तक लिए गए हैं वो भी ज़रा देखा जाए. फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम लाया गया है. 2021 से ही भारत सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि जो भी राइस वगैरह जो मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत या किसी दूसरे स्कीम के अंतर्गत PDS शॉप के थ्रू पहुंचाया जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वगैरह में भी, उन फूड ग्रेन्स को फोर्टिफाई किया जाए. फोर्टिफाई का मतलब होता है उनके अंदर एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड करके उनको फिर स्कीम्स के अंतर्गत अवेलेबल कराया जाए लोगों को. जैसे विटामिन B12 ऐड कर दिया गया, विटामिन B6 ऐड कर दिया गया, विटामिन A ऐड कर दिया गया, जिंक ऐड कर दिया गया, फॉलिक एसिड या आयरन ऐड कर दिया गया. तो इससे
इस प्रोसेस को कहा जाता है फूड फोर्टिफिकेशन दैट अल्टीमेटली हैज़ पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट ऑन द पीपल। उसके अलावा मिड डे मील स्कीम को हाल फिलहाल में रिस्ट्रक्चर किया गया है पीएम पोषण, और इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश की गई है। इसके अंतर्गत अब प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं जो बाल वाटिका लेवल में पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनको भी कवर किया जाएगा मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत, इसीलिए इसको कहा गया है पीएम पोषण। अब पीएम पोषण जो नया मिड डे मील स्कीम का नाम है, उसके अंतर्गत प्रोटीन या एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के इंटेक पे भी ध्यान दिया जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसके अंतर्गत लाया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड कॉन्सेप्ट, जिसकी मदद से एक ही राशन कार्ड की मदद से आप दूसरे स्टेट में भी जा करके आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत पीडीएस शॉप से फूड ग्रेन अवेल कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ मिलेट एज ए सुपर फूड, तो आपको पता होगा 2023 इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, और वो भारत के कहने पे ही, भारत के इंसिस्ट करने पे ही आप कह सकते हैं ऑन द बिहेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड इंडिया इज़ एस्पायरिंग टू बिकम ग्लोबल हब ऑफ मिलेट। इंडिया ने, आपको पता होगा बजट के दौरान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मिलेट को कहा है श्री अन्न, और हम लोग मिलेट के कंजम्पशन को प्रमोट कर रहे हैं ताकि हंगर पैराडॉक्स को कुछ हद तक एड्रेस किया जा सके। उसके अलावा मैनी इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पोषण माह, पोषण वाटिका, ये सब लाया जा रहा है न्यूट्रिशन रिलेटेड या माल न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का एक फंड स्टैब्लिश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसकी मदद से रूरल एरियाज़ में वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी ताकि फूड ग्रेन्स को साइंटिफिक तरीके से स्टोर किया जा सके और उनके वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सके। इस पर एक ऐसा सवाल दिया है मैंने, देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 रैंकिंग शोज अ सीरियस लेवल ऑफ हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया despite being one of the largest producer of all types of food grains. Explain why India has or India faces such paradox. तो अब इस सवाल का क्या क्या पॉइंट हो सकता है वो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने सब बताया हुआ है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग क्या है, फिर क्या पैराडॉक्स है, लेकिन मैं आंसर इसलिए लिखता हूँ कुछ ताकि आपको प्रेजेंटेशन कैसे करना है चीज़ों का वो समझ आए। अगर आप सारी बातें एज इट इज़ लिखने चले जाओगे तो एक तो 500-600 वर्ड्स हो जाएंगे और काफ़ी सारा वक्त लग जाएगा, सारे आइडियाज़ आप एक साथ लिख भी नहीं पाओगे। सो मैं आंसर्स कुछ इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको प्रेजेंटेशन पे बात समझ आ जाए। स्टार्टिंग में चूँकि हंगर इंडेक्स की बात की है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है वो आपने बता दिया। उसके अलावा आपने बता दिया कि इंडिया हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इन सीरियस कैटेगरी ऑफ हंगर। इंडिया इज़ लैगिंग बिहाइंड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, एंड और दीज कंट्रीज आर रैंक्ड बेटर दैन इंडिया। इंडिया का जो पुअर परफॉर्मेंस है दैट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है वो थोड़ा सा बता दिया आपने। लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी लीड्स टू माल न्यूट्रिशन, फिर माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड डेटा आपने प्रेजेंट कर दिए। डेटा प्रेजेंट करने का ये तरीका आप सीख सकते हैं, ज़्यादा आप समझिए वाइब्रेंट तरीका है। ये जीएस के आंसर्स आजकल ऐसे लिखे जाते हैं जिससे एग्जामिनर अच्छे से पढ़ भी पाता है और आपको नंबर भी ज़्यादा देता है। फिर आपने माल न्यूट्रिशन को तो प्रूव कर दिया कि माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। देन यू कैन से कि माल न्यूट्रिशन, हंगर एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया अपीयर्स टू बी पैराडॉक्सिकल कंसिडरिंग इंडियाज़ फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो ये सब प्रॉब्लम है, ये सुन करके पैराडॉक्सिकल लगता है जब हम इंडिया के अंदर फूड ग्रेन प्रोडक्शन को देखते हैं। और फिर आप इंडिया के अंदर फूड ग्रेन प्रोडक्शन में इंडिया का क्या स्टेटस है, मिल्क में, पल्सेस में वी आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, राइस में, वीट में वी आर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। फिर आप कारण बता दीजिए, रीजन बिहाइंड द हंगर पैराडॉक्स। यही था मेन सवाल जो इसमें पूछा गया है। तो मेन सवाल में आप 6 पॉइंट एक साथ लिखने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा स्पेस लग जाएगा, इतना स्पेस या टाइम था नहीं आपके पास, तो ऐसे करके लिख दिया आंसर शॉर्ट में। एंड द पैराडॉक्स कैन बी एड्रेस्ड, चूँकि सिंपल सा सवाल था, पूछा नहीं है कैसे पैराडॉक्स को एड्रेस किया जाए, लेकिन फिर भी आपने लिख दिया। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जा रहा है, फूड फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है, मिड डे मील स्कीम को पीएम पोषण में अपग्रेड किया गया है, टेक्निकल इंटरवेंशन इन द फॉर्मेट ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड। और कंक्लूजन में कुछ ऐसा लिख दीजिए कि इंडिया जो है वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी अभी इसके पास है इन फॉर्म ऑफ यंग डेमोग्राफी, और अगर इस यंग डेमोग्राफी का हमने ठीक तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया तो वी विल मिस दिस मैसिव अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसके लिए जो विशियस साइकिल है माल न्यूट्रिशन का, लो प्रोडक्टिविटी का, पॉवर्टी का, हंगर का, इसको हमें एड्रेस करना होगा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम्स। तो चीताज को ट्रांसलोकेट किया गया है नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से इंडिया में।
तो हो सकता है कि मेंस में आपसे एक इन जनरल सवाल पूछ ले कि वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है, क्या कौशल रखने की ज़रूरत है। हो सकता है मोटा मोटा सवाल आपसे पूछ ले। इसके लिए ये मैं आर्टिकल कवर कर रहा हूँ। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन? इट इज़ एन इंटेंशनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर कंजर्वेशन पर्पस। तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं। इट इज़ ए टेक्निक टू मिटिगेट द लॉस एंड डेप्लीशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और उनको आप कह सकते हैं आप सस्टेन करने के लिए ये वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम किया जाता है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, डिटेल्ड एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स। एडवांटेज क्या है? कंजर्वेशन टूल की तरह ये काम करता है वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन, और जो भी स्पेसीज किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में थ्रेटेंड है वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन को री इस्टेब्लिश करने में, रीडेवलप करने में मदद कर सकता है। पॉपुलेशन बैलेंसिंग में मदद करता है। पॉपुलेशन बैलेंसिंग में कैसे मदद करता है? तो जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो रही है वहाँ से ट्रांसलोकेट करके वैसे जगह भेज दिया जहाँ पे जनसंख्या इनकी कम हो रही है। बट देयर आर सम रिस्क ऑल्सो एसोसिएटेड विथ वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन। द बिगर रिस्क इज डैमेज टू द लोकल इकोसिस्टम। जहाँ पे भी आप ये नए स्पीसीज़ को ट्रांसलोकेट कर रहे हैं, ये स्पीसीज़ वहाँ के लोकल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दे माइट लीड टू ट्रांसमिशन ऑफ सम न्यू डिजीज इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, क्योंकि हर स्पीसीज़ एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ही अडेप्टेड रहता है। नए इकोसिस्टम में या तो वहाँ पे वो किसी नए डिजीज से इन्फेक्टेड हो सकता है या उस नए इकोसिस्टम में कोई नया दूसरा डिजीज़ ट्रांसफ़र कर सकता है। Stress to the animal. Whenever an animal is translocated into a new ecosystem, it is subjected to a lot of stress, and which is not natural or deliberate behavior of the animal. It leads to a very unique or different behavior which is not natural or deliberate behavior. अब ट्रांसलोकेशन के कुछ अगर सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये सब रटा होना चाहिए। ट्रांसलोकेशन पर अगर कभी सवाल आ जाए तो ट्रांसलोकेशन के सक्सेसफुल एग्जाम्पल एट इंटरनेशनल लेवल, 4 चीताज वेयर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू मलावी इन 2017, वेरी सक्सेसफुल एग्जाम्पल। नेशनल लेवल पे गौर रिलोकेशन इन इंडिया was done when 19 gores were translated from Kanha Tiger Reserve to बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, एंड दैट वाज आल्सो ए सक्सेसफुल एग्जांपल। आसाम के अंदर बात की जाए तो पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। देखिए पिग्मी हॉग छोटे छोटे आप समझिए रैट और पिग जैसे स्ट्रक्चर, रैट और पिग जैसे स्पीसीज दिखते हैं, मतलब रैट का साइज होगा लेकिन दिखने में पिग होता है, उसको कहते हैं पिग्मी हॉग। तो माना जा रहा था कि असम से पिग्मी हॉग एक्सटिंक्ट हो गए, एंड देन देयर वर सम पिग्मी हॉग सीन इन मानस नेशनल पार्क इन 1971। जनसंख्या कम थी इनकी लेकिन देखे गए, तो फिर चलाया गया पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत गुवाहाटी के अंदर एक पिग्मी हॉग कंजर्वेशन सेंटर खोला गया जहाँ पे पिग्मी हॉग को ब्रीड कराया जाता है, फिर अलग अलग जंगलों में जाकर के छोड़ा जाता है, जिससे पिग्मी हॉग्स की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो दैट कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेट लेवल एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन। आखिर गुवाहाटी में उनको ब्रीड किया जा रहा है, फिर अलग अलग जगहों पे जाकर के छोड़ा जा रहा है। वैसे ही ट्रांसलोकेशन ऑफ राइनोज भी किया जाता है जहाँ पे इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क या पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे इनका इकोसिस्टम पे आप समझिए इकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वहाँ से इनको ट्रांसफ़र किया जाता है टू इकोसिस्टम्स लाइक मानस या डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क। तो दीज आर सम सक्सेसफुल एग्जांपल्स। लेकिन एक जो सबसे मेजर स्टेप हाल फिलहाल में लिया गया है वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड, वो है चीताज का ट्रांसलोकेशन। 12 साउथ अफ्रीकन चीताज एंड 8 नामीबियन चीताज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एट कूनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये जो ट्रांसलोकेशन है अभी तक का सबसे बड़ा ट्रांसलोकेशन है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट का ट्रांसलोकेशन है। इंटायरली 2 डिफरेंट इकोसिस्टम में एक जगह से लाया जा रहा है और दूसरी जगह डाला जा रहा है। सो इस बार देखना होगा कि जो चीता ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम है ये कितना सक्सेसफुल होता है। बट अगर हाल फिलहाल में देखा जाए तो देयर हैव बीन सम इनिशियल सेटबैक इन चीता ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम। 2 cheetahs were found dead recently, one because of cardiac failure and another because of renal failure। माना जा रहा है कि जो 20 चीता हमने छोड़े हैं कूनो नेशनल पार्क में, उनके हिसाब से इकोसिस्टम इतना डायनेमिक नहीं है, उनका जो फूड चेन है उसको सपोर्ट करने के लिए जो पूरा का पूरा जो नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क, उसका इकोसिस्टम इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ। तो परहैप्स ये जो 20 चीता हैं दे आर वे मोर दैन इनफ और टू मच फॉर द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम टू सपोर्ट देयर फूडिंग रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से जो चीता ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम है दिस कैन बी सेड एज वर्क इन प्रोग्रेस और इसको स्टडी करना होगा टू सी द पॉसिबल आउटकम। सो न्यू स्टडी, हाल फिलहाल में एक न्यू स्टडी कराई गई है वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम पे।
दैट सेज कि अदर फैक्टर्स लाइक ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर, biological and environmental considerations should be done before making any wildlife translocation. ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डू यू थिंक वाइल्ड लाइफ ट्रांसलोकेशन इज अ गुड कंजर्वेशन अप्रोच, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया. मुझे लगता है चीतास के ट्रांसलोकेशन पे सवाल आएगा, आ सकता है, लेकिन एक जनरल सवाल आएगा जिसका आपको मेंस में आंसर देना होगा. द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एथिक्स इन जर्नलिज्म एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू. आज ये आर्टिकल क्यों आया है इंडियन द आसाम ट्रिब्यून में? क्योंकि टुडे इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. 3 मई को हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है. थीम 2023 का है सेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स. तो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डे, 3 मई को ही क्यों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है? क्योंकि ऑन दिस डे इन 1993 डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक वाज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड. तो 1993 में यूएन प्रोक्लेम दैट दिस डे विल बी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे on recommendation of UNESCO, because on this day declaration of Windhoek was announced. The Windhoek Declaration for Development of Free and Independent and Pluralistic Press is there. So Windhoek Declaration is actually concerned with the matter of free press. Windhoek is capital city of Namibia और इसी दिन Windhoek Declaration लिया गया. Windhoek Declaration जो नामीबिया की कैपिटल सिटी से ये नाम आ रहा है Windhoek. विंडहोक डिक्लेरेशन टॉक्स अबाउट फ्री प्रेस और इसी दिन 3 मई को अनाउंस किया गया, इसीलिए 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. अगर बात की जाए अब थोड़ा सा इस आर्टिकल से जो कंटेंट हमने देखा है उसकी बात की जाए, एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म की, तो विल सी कि वाई जर्नलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट दीज डेज और इट वाज इम्पॉर्टेंट ऑलवेज. वाई? बिकॉज जर्नलिज्म इज़ कंसिडर्ड एज 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. In democracy, we elect our representatives to put our viewpoint in front of the parliament and then a law should be shaped as per our mandate. तो डेमोक्रेसी में हमारा वोट करना और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके भेजना एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करने के लिए. और जब भी हम लोगों को चुनते हैं तो उसके लिए हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और सही इन्फॉर्मेशन हमें जर्नलिस्ट ही पहुंचा सकते हैं, मीडिया ही पहुंचा सकता है. एंड दैट इज़ वाई वी से कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर है जर्नलिज्म या मीडिया. बिना सही जर्नलिज्म के, बिना सही मीडिया के ना हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन होगा, ना उसके बेसिस पे सही हम ओपिनियन बना पाएंगे और ना उसके बेसिस पे हम राइट पर्सन को वोट कर पाएंगे ना. इन दैट केस वी विल बी कीप ऑन वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस लाइन. You can say that journalism is voice of the voiceless. It provides opportunity for people who in general are neglected to put their viewpoint to the government. तो feedback mechanism की तरह काम करता है. It helps in shaping public perception. और इसी कारण से नेपोलियन बोनापार्टे का ये कोट काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है. 4 hostile newspapers are more to be feared than 1,000 bayonets because these newspapers will create perception of the people. And if they somehow turn the perception against you, it will be more dangerous for you than any other weapon. Responsible journalism क्यों जरूरी है वो आप समझ गए हैं, क्योंकि journalism is important to support democratic structure. तो why responsible journalism is important? Because it will help in supporting the idea of democracy. तो फीचर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मेंटेनिंग जर्नलिस्टिक एथिक्स एंड सेल्फ रेगुलेशन. तो क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं आजकल जर्नलिज्म में इंडिया में? इरोजन ऑफ एथिक्स इन जर्नलिज्म, पेड न्यूज़, स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़, एक्सेसिव सेंसेशनलाइजेशन, एग्जैजरेटिंग ट्रिवियल स्टोरीज, ये सब किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डाइवर्ट करके और अपने प्रोडक्ट को भिजवाया जा सके. बायस्ड रिपोर्टिंग होती है, मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच बाय द मीडिया, कुछ भी बोलते हैं, कभी आजकल तो अब्यूसिव शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं. मैनिपुलेशन ऑफ टीआरपीज देखे गए हैं कि कुछ मीडिया चैनल वालों ने तो टीआरपी जो कैलकुलेट करने के लिए जो सिस्टम होता है उस डिवाइस के साथ ही रिगिंग कर दी. ये डिवाइस बनाती है या यूज करती है BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, उसके टीआरपी काउंट करने वाले जो सिस्टम है या डिवाइस है उसके साथ ही टैंपरिंग कर दी. येलो जर्नलिज्म का प्रॉब्लम है. येलो जर्नलिज्म इज अ स्टाइल ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग दैट एम्फेसाइजेज ऑन सेंसेशनलिज्म ओवर फैक्ट्स. जैसे ये देखो, ऐसे लिखा है ना, पढ़ के लग रहा है कि स्पेनिश डाइड इन आवर कोस्ट, बट एक्चुअली ये न्यूज़ था स्पेनिश शिप ऑन आवर कोस्ट
डाइड इन फोल्ड ऑफ ओल्ड ग्लोरी। ये दो अलग अलग न्यूज़ को एक साथ जक्स्टापोज किया गया है ताकि सेंसेशनलाइजेशन हो। इसी को कहा जाता है येलो जर्नलिज्म। अननेसेसरी तरीके से अपने लोगों को इंटरेस्ट को कैप्चर करके अपने प्रोडक्ट को बेचवाने को और कहा जाता है येलो जर्नलिज्म। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जर्नलिस्टिक एथिक्स एंड एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक जर्नलिस्ट के लिए क्या क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और एक्सप्लेन कीजिए इन एथिकल स्टैंडर्ड्स को और उनके सिग्निफिकेंस को विथ हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। यही ये सवाल है। आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू कैन सबमिट इट फॉर इवैल्यूएशन पर्पस। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट न्यूरोटॉक्सिन्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हाल फिलहाल में लुधियाना के अंदर, पंजाब लुधियाना के गियासपुर रीजन में 11 लोगों की मौत हो गई बिकॉज ऑफ सम पॉइजनस गैस। दिस पॉइजनस गैस या टॉक्सिक गैस वॉज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जिसके एक्सेसिव हाई कंसनट्रेशन के कारण लोगों को न्यूरोटॉक्सिन प्रॉब्लम्स फेस की कई सारे लोगों ने न्यूरोटॉक्सिन की प्रॉब्लम फेस की, जिस कारण से उनकी डेथ हो गई। न्यूरोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? न्यूरोटॉक्सिन्स आर पॉइजनस सब्सटेंसेस विच कैन डायरेक्टली अफेक्ट आवर नर्वस सिस्टम। तो इस केस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वॉज ए न्यूरोटॉक्सिन, a poisonous substance that directly affected the nervous system of 11 people that led to their death. It directly attacked the respiratory tract of the body of these people and that led to their death. कुछ न्यूरोटॉक्सिक गैसेस हैं जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इवन कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे न्यूरो सिस्टम को अटैक कर सकते हैं, न्यूरोटॉक्सिन इफेक्ट दे सकते हैं इफ़ दे आर प्रेजेंट इन लार्ज कंसनट्रेशन। तो ये कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आर्टिकल 142 द डिसीजन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका पहला का जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड बाय एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर लेड बाय द पार्लियामेंट। तो 142 का आर्टिकल जो है यही बता रहा है। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि पहला जो है वो गलत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वेयर, एक मिनट, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वेयर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय ए ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। दिस आई थिंक इसके पहले दिस स्टेटमेंट आई थिंक इज करेक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लब ऑफ रोम ने तो चर्चा की थी इसके बारे में। एंड देन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030, ये उसकी बात कर रहा है SDG 2015 से 2030 की। ये तो सही है, लेकिन पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अच्छा लेट मी चेक दिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया पहली बार दिया था क्लब ऑफ रोम ने, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो पहली बार थोड़ी उन्होंने प्रपोज किया था। इस लिहाजे से पहला स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, दूसरा सही होना चाहिए। और ऑथर ऑफ एसएमईज डिक्शनरी हेमकोश, तो हेमचंद्र बरुआ जी होंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।